जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा के बारे में। आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो देखेंगे अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में बताया गया है कि संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग होंगे। ये अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 में बताया गया है। हमने इसके पहले राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस कर लिया है और आज हम संसद के इस भाग में यानी लोकसभा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग हैं और हमने एक अंग के बारे में यानी राष्ट्रपति के बारे में यानी प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोकसभा के बारे में यानी संसद के ही अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 देखेंगे। अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि भारत का एक लोकसभा होगा और ये चूंकि संसदीय शासन प्रणाली भारत में लागू है, भारत में संसद है यानी संसदीय शासन प्रणाली लागू है, तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और संसद के 3 अंग होंगे, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 में संसद के 3 अंग होंगे, ये बात कही गई है। और कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक वो संसद में पारित नहीं हो जाता। और देखेंगे ये जो लोकसभा है, लोकसभा को कई नामों से भी जाना जाता है। इन नामों को पहले क्लियर कर लेते हैं। इस लोकसभा को निम्न सदन, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, इसी को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा को क्या कहेंगे? निम्न सदन भी कहते हैं, इसी को अस्थाई सदन भी कहते हैं और इसी को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और एक नाम से क्या जाना जाता है लोकसभा? हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। ठीक, हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी लोकसभा को जाना जाता है। ये हाउस ऑफ द पीपल क्यों लोकसभा को कहा जाता है? चूँकि इसमें जो संसद चुन के जाते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, इसीलिए क्या कहेंगे इसको? हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है लोकसभा को। और ये लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है चूँकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ये सदन लोकसभा जो है, लोकसभा ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं इस सदन में, इसलिए इसको क्या कहेंगे? लोकप्रिय सदन। और अस्थाई सदन इसलिए कहेंगे, हमने राष्ट्रपति पढ़ते समय यह डिस्कस किया था कि अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पे लोकसभा को विघटित कर सकता है। किसको? लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पे। चूंकि लोकसभा को ही विघटित करता है राष्ट्रपति, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अस्थाई सदन कहेंगे। चूंकि ये अस्थाई नहीं है, इसको राष्ट्रपति विघटित कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत, इसीलिए इसको अस्थाई सदन, लोकप्रिय सदन और हाउस ऑफ द पीपल कहेंगे। और ये निम्न सदन है, चूंकि उस उच्च सदन किसको कहेंगे? ये जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन माना गया है और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। तो लोकसभा को 4 नामों से जाना जाता है: निम्न सदन, अस्थाई सदन, लोकप्रिय सदन और हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। और अनुच्छेद 81 में बताया गया है कि भारत का एक लोकसभा होगा, भारत में एक लोकसभा होगा। ठीक है, और इस लोकसभा का गठन देखेंगे तो 6 मई 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। और लोकसभा का सदस्य होने के लिए यानी संसद, लोकसभा में संसद चुने जाने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं इसको देख लेते हैं। आप देखेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना होना चाहिए यानी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और जेब से तंग नहीं होना चाहिए यानी पैसे वाला होना चाहिए। और दिवालिया उसको कहेंगे जब
कोई बैंक से लोन वगैरह लेता है और उसको वापस नहीं कर पाता तो बैंक उसको दिवालिया घोषित कर देती है, यानी कंगाल घोषित कर देती है। तो कंगाल नहीं होना चाहिए लोकसभा का सदस्य होने के लिए। तो पागल नहीं होना चाहिए यानी दिमाग से ठीक होना चाहिए, और दिवालिया नहीं होना चाहिए यानी पैसे वाला होना चाहिए। और इसके उम्र से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एज कितनी होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य होने के लिए। तो एज 25 वर्ष की एज पूरी होनी चाहिए, 25 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य होने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। जो भी लोकसभा का सदस्य होगा उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है। और साथ ही साथ 1951 के जनप्रतिनिधि कानून, 1951 में जनप्रतिनिधि कानून बनाया गया था। इस जनप्रतिनिधि कानून का पालन करना जरूरी है, तभी वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होगा। तो कितनी योग्यताएं हैं? नागरिक होना चाहिए भारत का, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष की उम्र पूरी होना चाहिए, और मतदाता सूची में नाम हो, जनप्रतिनिधि कानून 1951 का पालन भी कर रहा हो। जो जनप्रतिनिधि कानून 1951 में जो भी शर्तें दी गई हैं उन शर्तों का भी पालन करने वाला होना चाहिए, तभी वो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है, यानी लोकसभा का सदस्य कोई व्यक्ति चुना जा सकता है। ठीक है। और देखेंगे जमानत राशि। आपको पता है कोई भी इलेक्शन होता है भारत में, कोई भी चुनाव होता है तो उसमें नामांकन करते समय कुछ राशि जमा करनी पड़ती है, जिसको क्या कहेंगे? जमानत राशि। तो जमानत राशि लोकसभा के सदस्यों के लिए कितनी होती है? तो इसमें कैटेगराइज किया गया, कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है कि जिसमें देखेंगे जनरल और ओबीसी यानी सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25,000 रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है। और SC ST अन्य SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 12,500 रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है। इसको ध्यान देंगे। जनरल और OBC के लिए 25,000, SC ST के लिए आधा उसी का। ठीक है। तो निर्वाचन देखेंगे, ये निर्वाचन कैसे होता है आपको पता है। जो भी लोकसभा में सदस्य चुन के जाते हैं, हमने आपको बताया कि ये लोकप्रिय सदन है, चूँकि यहाँ से जनता के द्वारा चुन के जनता के प्रतिनिधि जाते हैं। जिनको जनता डायरेक्ट चुनती है, डायरेक्ट जनता जिनको वोट देती है, जिनको चुनती है, उसको क्या कहेंगे? वो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, यानी जनता जब डायरेक्ट वोट दे के अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है तो उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट इलेक्शन यानी प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। तो चूंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट इलेक्शन यानी प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। और भारत में जो भी चुनाव होते हैं वो गुप्त ही चुनाव होते हैं, गुप्त ही मतदान होता है। इसलिए कभी भी चुनाव कैसा होता है तो गुप्त मतदान आप हमेशा टिक करेंगे। कि निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और गुप्त मतदान होता है लोकसभा के सदस्यों के लिए। और इसमें सीटें देखिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सीट, जो भारत का मूल संविधान निर्मित किया गया था उसमें लोकसभा के लिए अधिकतम 552 सीटों का प्राविधान किया गया था। यानी भारत के मूल संविधान में ये बताया गया था कि लोकसभा में अधिक से अधिक 552 सीटें हो सकती हैं, जिसमें बताया गया था कि इस 552 में 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए, यानी जो आंग्ल भारतीय हैं, एंग्लो इंडियन उनको कहेंगे। ऐसे ब्रिटिश नागरिक जो भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं और ब्रिटेन की नागरिकता त्याग दिए हैं उनको क्या कहेंगे? आंग्ल भारतीय। या ऐसे ब्रिटिश नागरिक जो भारतीय महिलाओं से शादी कर लिए हैं और उनके बच्चे हुए हैं, चूँकि माँ भारत की है इसलिए बच्चों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है आंग्ल भारतीय के रूप में, चूँकि वो संकरित बच्चे होते हैं, संकर बच्चे उनको कहे जाएंगे, इसीलिए उनको आंग्ल भारतीय की श्रेणी में रखा जाता है। यानी अगर कोई ब्रिटिश नागरिक है वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है और ब्रिटेन की नागरिकता त्याग देता है तो भी उसको आंग्ल भारतीय कहेंगे। और अगर कोई ब्रिटिश नागरिक भारतीय महिला से शादी करता है और उसके जो बच्चे होंगे वो भी आंग्ल भारतीय कहे जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आंग्ल भारतीयों के लिए 2
सीट निर्धारित कर दी गई कि अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में, तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। मनोनीत यानी वो चुनाव के द्वारा नहीं, वो निर्वाचित नहीं होंगे, बल्कि उनको डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा चुन लिया जाएगा। ये भारत के मूल संविधान में प्राविधान किया गया था। 552 में 2 सीट आंग्ल भारतीयों के लिए और 530 सीट सामान्य राज्यों के लिए, जैसे भारत में जो भी राज्य क्षेत्र हैं वहाँ से 530 सीट, जबकि 20 सीट शेष बच रही है, तो 20 सीट केंद्र शासित राज्यों के लिए निर्धारित की गई थी। लेकिन आप देखेंगे वर्तमान समय में 545 ही लोकसभा में सीटें हैं। कितना सीट मूल संविधान में निर्धारित की गई थी? अधिकतम 552, और वर्तमान समय में 545 सीटें लोकसभा में हैं। तो आप देखेंगे यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, या प्रश्न ये पूछे कि अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, तब क्या बताएंगे? 552 सीटें। और आप देखेंगे 2019 में 126वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें एंग्लो इंडियन की बात नहीं की गई थी, और ये कहा जाने लगा कि शायद एंग्लो इंडियन का पद समाप्त किया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पे अभी समाप्त नहीं किया गया है, यानी उसमें केवल प्राविधान नहीं किया गया था 126वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में। ठीक है। और आप देखेंगे ये जो लोकसभा में 545 सीटें हैं वर्तमान में, इसमें सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से, सबसे ज़्यादा का मतलब 80 सीटें। 80 सीटें कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से, यानी 80 सांसद उत्तर प्रदेश से ही चुन के जाएंगे इस 545 में। और सबसे अधिक अगर पूछे कि केंद्र शासित राज्यों से सबसे ज़्यादा किस राज्य से सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा में, तो दिल्ली आप बताएंगे। दिल्ली से सबसे ज़्यादा 7 सांसद केंद्र शासित राज्यों की अगर बात करें तो 7 सांसद दिल्ली से चुन के जाते हैं। बाकी जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं सबसे एक एक सांसद चुन के जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से, यही ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा कहाँ से, तो दिल्ली से। केंद्र शासित राज्यों के बारे में पूछे तो दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, वहाँ से 7 सांसद सबसे ज़्यादा चुन के जाते हैं लोकसभा में। और अगर सामान्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 80 सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा में। और देखेंगे ये जो सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा में, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो देखेंगे प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर, देखेंगे ये जो प्रोटेम स्पीकर है ये राष्ट्रपति होते हैं, और ये ऐसे अनुभवी राष्ट्रपति होते हैं जो वर्तमान राष्ट्रपति के स्थान पे कार्य करते हैं, उनको क्या कहेंगे? प्रोटेम स्पीकर। यानी प्रोटेम स्पीकर भी एक प्रकार से राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वो वर्तमान में राष्ट्रपति नहीं रहते, बल्कि वर्तमान राष्ट्रपति का कार्य करते हैं, वर्तमान राष्ट्रपति के स्थान पे कार्य करते हैं, उनको क्या कहेंगे? प्रोटेम स्पीकर। तो यही जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं यही लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसको आप सभी जान रहे हैं कि लोकसभा में जो चुन के जाते हैं वो 5 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। और त्यागपत्र ये किसको देते हैं? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये लोकसभा के स्पीकर। स्पीकर का मतलब जो लोकसभा के मुखिया होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनको क्या कहेंगे? स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष को यानी लोकसभा के स्पीकर को त्यागपत्र देते हैं, लेकिन शपथ कौन दिला रहा है? प्रोटेम स्पीकर दिला रहा है। और त्यागपत्र कौन स्वीकार कर रहा है? लोकसभा के स्पीकर। यहाँ प्रोटेम स्पीकर, यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर, इसको ध्यान देंगे। ठीक। और पदच्युत यानी पद से हटाने का जो प्राविधान है कि इनको पद से कैसे हटाया जाएगा, तो ये बहुत सामान्य प्रक्रिया के द्वारा इनको पद से हटा दिया जाता है। यानी लोकसभा में एक संकल्प प्रस्ताव यानी सामान्य सा प्रस्ताव होता है, उसी को पारित करके लोकसभा की सदस्यता से इनको हटा दिया जाता है। जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं, अगर लोकसभा में संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया जाए इनके खिलाफ, किसी भी लोकसभा के सदस्य के खिलाफ, तो उसको लोकसभा से के सदस्य पद से हटना होगा। और इनके वेतन से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखेंगे इनका जो वेतन होता है, अभी 2020 में इनका वेतन
30% तक घटा दिया गया है। इसके पहले कितना हो गया था, 18 में वेतन बढ़ाया गया था 2018 में, लेकिन अभी 20 में फिर घटा दिया गया है, 30% घटाया गया है। तो हो सकता है ये भी पूछे कि कितना प्रतिशत घटाया गया है, तो 30% इनका वेतन 2020 में घटा दिया गया है। तो 2020 में 30% घटाने के बाद इनका वेतन कितना हो गया है, 70,000 रुपये प्रति माह। और कार्यालय का जो खर्च होता है, इनके कार्यालय का खर्च प्रति माह 54,000 रुपये निर्धारित किया गया है। और क्षेत्र भत्ता 49,000 रुपये निर्धारित किया गया है। ये सब क्या है, 30% घटाने के बाद ये वेतन इनका हो रहा है। तो 70,000 रुपये प्रति माह वेतन, कार्यालय खर्च 54,000 और क्षेत्र भत्ता 49,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है किसको, लोकसभा के सदस्यों को। और ये जो वेतन दिया जाता है ये अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। हमेशा किसी के भी वेतन की बात करें तो हमेशा अनुसूची 2 के तहत वेतन दिया जाता है। और आप देख रहे हैं ये चूँकि संसद का अंग है लोकसभा, चूँकि ये केंद्र का हिस्सा है, केंद्र सरकार का हिस्सा है, इसीलिए देखेंगे ये भारत सरकार की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। वेतन कहाँ से लोकसभा के सदस्यों को दिया जाता है, भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है, अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। और देखेंगे लोकसभा में 3 सत्र चलता है। कितने सत्र चलते हैं, 3 सत्र चलता है, जिसमें देखेंगे बजट सत्र, वर्षाकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। फिर से देखेंगे बजट सत्र, वर्षाकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं। ये जो बजट सत्र है ये फरवरी से मई तक चलता है, वर्षाकालीन सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर तक। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको ये जो मंथ दिया है इसको ध्यान रखेंगे कि किस मंथ से किस मंथ तक कौन सा सत्र माना जाता है, यही पूछा जाता है अगर कभी पूछा जाता है तो। जैसे पूछ ले कि शीतकालीन सत्र कब से कब तक माना जाता है और ऑप्शन में यही उल्टा सीधा करके दे देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नवंबर दिसंबर में क्या, शीतकालीन सत्र, और वर्षाकालीन सत्र जुलाई से सितंबर, और बजट सत्र फरवरी से मई में होता है, ठीक है। और मध्यावधि चुनाव, लोकसभा में मध्यावधि चुनाव का भी प्राविधान है। और देखेंगे अब तक 8 बार मध्यावधि चुनाव हो चुका है। मध्यावधि चुनाव को मिड टर्म इलेक्शन भी कहा जाता है। मध्यावधि चुनाव क्या कहेंगे, मिड टर्म इलेक्शन। तो देखेंगे अब तक 1971 में, 1979 में, 1990 में, 1998 में और 1999 में मध्यावधि चुनाव हुए थे। ये मध्यावधि चुनाव क्या होता है इसको देखते हैं। ये मध्यावधि, देखिए हमने आपको बताया कि 5 वर्ष कार्यकाल होता है किसका, लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष कार्यकाल होता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि 5 वर्ष तक कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार गिरने लगती है, या फिर और भी कोई कारण रहेगा जिसके वजह से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा का चुनाव करवाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे कि मध्यावधि चुनाव, यानी जो टाइमिंग चल रही थी 5 वर्ष का समय पूरा नहीं हुआ, उस 5 वर्ष के मध्य में ही चुनाव होना, यानी अवधि के बीच में ही। तो मध्यावधि चुनाव क्या कहेंगे, जब 5 वर्ष से पूर्व ही इलेक्शन होगा तो उसको क्या कहेंगे, मध्यावधि चुनाव यानी मिड टर्म इलेक्शन। और अभी तक देखेंगे 1971, 1979, 1990, 98 और 99 में मध्यावधि चुनाव यानी मिड टर्म इलेक्शन हो चुका है। और वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा चल रही है, इसको ध्यान रखेंगे। और देखेंगे यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम महिला कौन हुई, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन हुए, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखेंगे पहले वैज्ञानिक लोकसभा सांसद, पहले वैज्ञानिक लोकसभा सांसद कौन हुए, तो मेघनाथ शाह पहले वैज्ञानिक सांसद हुए, ठीक। और देखेंगे पहली महिला सांसद कौन हुई, तो राधाबाई साबा रायन पहली महिला सांसद हुई, जबकि पहला लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर को माना जाता है। और प्रथम दलित महिला देखेंगे तो प्रथम दलित
महिला जो सांसद हुई वो मीरा कुमार, यानी ये लोकसभा स्पीकर, प्रथम दलित महिला लोकसभा स्पीकर कौन? मीरा कुमार। या अगर पूछे प्रथम दलित महिला सांसद कौन हुई तो मीरा कुमार। और प्रथम महिला सांसद राधाबाई साबारायन, प्रथम महिला सांसद राधाबाई साबारायन, प्रथम दलित महिला लोकसभा स्पीकर या लोकसभा सांसद मीरा कुमार। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। और वर्तमान समय में आपको पता ही है ओम बिड़ला लोकसभा स्पीकर हैं वर्तमान समय में। और आवश्यक गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? आवश्यक गणपूर्ति 1/10। आवश्यक गणपूर्ति का मतलब होता है लोकसभा में जो भी कार्यवाही चलेगी उसमें कम से कम जितने सांसद चुने हुए रहेंगे, जितने भी लोकसभा के सदस्य रहेंगे, जैसे 545 लोकसभा सदस्य हैं, तो इसका 545 का 1/10 कम से कम इतने सांसद लोकसभा में उपस्थित होने चाहिए। इसी को क्या कहेंगे? आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम। तो 1/10 सांसद उपस्थित रहेंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही चालू होगी। और इस 1/10 में लोकसभा के स्पीकर को भी काउंट किया जाता है। तो कम से कम कितने सदस्य लोकसभा में होने चाहिए कार्यवाही चलने के लिए? तो 1/10 गणपूर्ति होनी आवश्यक है। लोकसभा के लिए जितने भी सांसद चुन के गए हैं उनमें से कम 1/10 सांसद होने आवश्यक हैं, तभी कार्यवाही चलेगी। और देखेंगे 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है, यहाँ से खूब रिपीट करता है, तो इसको ध्यान देंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेंगे कि लोकसभा के लगातार 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। अगर 6 माह से ज़्यादा का समय हो जाएगा लगातार 2 अधिवेशनों के बीच तो राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर देगा, यानी भंग कर देगा लोकसभा को। तो कितने माह का यही पूछा जाता है कि लोकसभा में लगातार 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? तो कितना होना चाहिए? 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए, यानी अधिकतम 6 माह होना चाहिए। इससे अधिक होने पे लोकसभा को विघटित कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और देखेंगे लोकसभा का कोई भी सांसद अगर 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है, यानी कोई भी सांसद लोकसभा में लगातार 60 दिन तक नहीं आता, 60 दिन से अगर ज़्यादा होगा, तो जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो उस सांसद की सदस्यता को समाप्त कर देगा, सांसद की सदस्यता को रद्द कर देगा। कब? जब कोई भी सांसद लगातार 60 दिन से ज़्यादा लोकसभा में नहीं आएगा, यानी अनुपस्थित रहेगा, तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा, अध्यक्ष होगा, वो उस सांसद की सदस्यता को रद्द कर देगा, यानी समाप्त कर देगा। ठीक है। और देखेंगे अनुच्छेद 352 जब लागू हुआ, अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात जब लागू हो, ऐसी स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपात के समय कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्षों तक कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ देख रहे हैं 5 वर्ष कार्यकाल है। अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो जाए, अनुच्छेद 352 लागू हो जाए, तो ये कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ के कितना 6 वर्ष तक किया जा सकता है। और ऐसा एक बार 1976 में किया जा चुका है। 1976 में राष्ट्रपति शासन लागू था और लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया भी गया था। और ये चीज़ ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति शासन लागू होने पे 1 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का। और लोकसभा के कार्य के बारे में अगर देखेंगे तो देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री का एक मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद यानी जो मंत्री होते हैं उन्हीं को मिला के क्या कहेंगे? मंत्रिपरिषद कहेंगे। तो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये प्राविधान लिया कहाँ से गया है? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये प्राविधान कहाँ से लिया गया है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये ब्रिटेन के संविधान से ये प्राविधान लिया गया, चूँकि संसदीय शासन प्रणाली ही ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और ये भी उसी संसदीय शासन प्रणाली का ही हिस्सा है।
तो ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। और ये भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और देखेंगे जो धन विधेयक होता है और वित्त विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक लोकसभा में सबसे पहले लाया जाता है, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले ली जाती है। उसके बाद धन विधेयक और वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। और देखेंगे ये जो धन विधेयक है, धन विधेयक का प्राविधान अनुच्छेद 110 में किया गया है और वित्त विधेयक का 117 में प्राविधान किया गया। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्राविधान किया गया है। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। ये भी पूछा जाता है प्रश्न। और देखेंगे कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा। और आपको पता है प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है, इसीलिए जो अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाता है। और वित्तीय मामलों में देखेंगे लोकसभा को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं राज्यसभा के तुलना में, यानी अगर वित्तीय मामलों की बात करें तो राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? लोकसभा है। लोकसभा को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं वित्तीय मामलों में, इसीलिए लोकसभा ज़्यादा वित्तीय मामलों में शक्तिशाली है। ये सभी तथ्य काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और यहाँ से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए और इसको बार बार रिकॉल करते रहिए ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न इससे संबंधित ना मिस होने पाए। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।